Good morning, everyone. So, in the previous lecture, we have completed the six properties. सिक्स प्रॉपर्टी में हमने सीखा कि कैसे हम किसी भी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट, कैसे हम ऐड कर सकते हैं और कैसे हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसे किसी दूसरे कॉलम में या दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी इसे कहा जाता है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। देखिए क्या दिया है और बहुत इजी है ये समझने में। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट अबव और बिलो द डायगोनल आर जीरो, अबव और बिलो। अभी सबसे पहले बेटा डायगोनल समझना है आपको, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सोचो कि इधर मैंने आपको दे दिया A1 2 3 4 5 1 1 2, ये मेरा 3x3 का डिटर्मिनेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वाले बेटा, ये वाले A4 और 2 याद रखना, सिर्फ यही होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, उल्टा नहीं हो सकता। आप में से अगर कल कोई कहेगा कि सर 2 4 1 डायगोनल नहीं है, तो मैं कहूँगा नो बेटा। अभी इसका रीज़न क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें तो इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, राइट। तो ए की पोजीशन क्या होगी? A11, 1 की पोजीशन विल बी A12, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 क्या होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये होगा सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो डायगोनल एलिमेंट्स, हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर जो है वो सेम होता है, ठीक है। रो नंबर एंड कॉलम नंबर इज सेम। जैसे कि देखिए ये वाला एलिमेंट, रो नंबर कॉलम नंबर सेम है। फिर A22 रो नंबर कॉलम नंबर सेम है। फिर A33 रो नंबर कॉलम नंबर सेम है। इसीलिए इस केस में A4 और 2 को आप डायगोनल बोल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ मीनिंग डायगोनल एलिमेंट्स का। लाइक द डायगोनल एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? A11 A22 A33, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन उन्होंने उसे यहाँ पर एज ए जनरलाइज किया। देखो क्या बोला है, if all the elements of a determinant above or below the diagonals are zero। अब इसका मतलब समझते हैं बेटा। above और below, तो दो केस हो सकते हैं, या तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे, या तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होंगे। यानी कि A11 A12 A13, फिर 0 0 A22 0 A23 A33। ऑन ए सिमिलर नोट यहाँ पर A11 0 0 A21 A22 0 A31 A32 0। सॉरी, कोई एलिमेंट ले लेते हैं A33। तो अगर आप देखेंगे तो इस केस में ये हुए डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो
और इस केस में हुआ डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0। ठीक है, बोला देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। जो आंसर आएगा इस डिटर्मिनेंट का या तो फिर इस डिटर्मिनेंट का, इसका आंसर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या? A11 इंटू A22 इंटू A33। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज। अब देखिए इस केस में ये तो वेरिफिकेशन दिया है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। देखो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जो है 0 है, तो हम पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे ध्यान देंगे। 3 इंटू 4 इंटू 2, that is 12 into 2, that is 24. This is what your property number 7 says. ठीक है, any doubts to anyone in property number 7 बेटा? Property number 7, anybody having any doubts बेटा? Okay, it is very simple. सिर्फ जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी थी, जहाँ पर हमें काफ़ी बिट्स और बाइट्स सीखने पड़े। Rest properties are easy, like they are not like much, they aren't going to give us much problem. ठीक है, चलो let us go ahead for the next one beta. So let me start with the exercise. Each sum is different in the exercise. तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग सॉल्व एग्जाम्पल्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तो ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, एल्स हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। So apparently my entire focus will be on question number 1. ठीक है, we will go for one question at a time. तो बोला है without expanding evaluate the following determinants. Without expanding मतलब आपको determinants का definition जो है बेटा वो use नहीं करना है, जैसे कि हम अभी तक expand करते आए हैं। आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हर एक सम मैं आपको बहुत धीरे से और आराम से समझाऊंगा, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा उस पर। हाँ, कहीं कोई प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप मुझे बताइएगा। अब जैसे कि देखिए पहला हमें दिया गया है वैल्यू फर्स्ट, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को हम नाम देंगे। सो मैं कहूँगा लेट से डी बी दी डिटर्मिनेंट 1 1 1 ए बी सी, फिर ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, नाउ इन दिस केस बेटा मुझे कोई ना कोई प्रॉपर्टीज जो हैं वो यूज करके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं आपको करेक्ट गलत करना सिखाऊंगा, या जो आपके मन में आता है पहले हम वो करेंगे, देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं, एंड देन वी विल गो अहेड फॉर द नेक्स्ट वन। जैसे कि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि सर इस केस में अगर हम देखें तो सर जो कॉलम है ना, दैट इज एडिशन ऑफ टू रोज। तो सर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो मैं बोलूंगा बेटा कौन सी प्रॉपर्टी? तो आप बोलेंगे सर नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रो या कॉलम में अगर सम आ जाए तो हम उसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, राइट? तो मैं कहूंगा ठीक है बेटा अप्लाई करके देखो, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। बेटा अगर मैं वो प्रॉपर्टी अप्लाई करूं कि अगर कोई कॉलम में आपको दो चीजें एज अ सम दी हैं, तो यू कैन स्प्लिट इट एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो ये क्या आएगा बेटा? 1 1 1। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तरीका सही है, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ ठीक है ट्राई करो। इसमें जितनी आप गलती करेंगे उतना आपके लिए फायदा है।
ए प्लस सी है, लेकिन इधर सिर्फ क्या आएगा बेटा, ए, इधर आएगा सी, इधर भी आएगा ए, ठीक है, प्लस 1 1 1 ए बी सी, सी ए बी। तो आप खुद देखिए, क्या आपको कुछ कॉमन या कुछ सेम दिख रहा है क्या? नहीं। हमें ये बोला गया था कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम आ जाएं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 लिख सकता हूँ। बट यहाँ पर स्प्लिट करने के बाद आई कैन नॉट फाइंड एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स टू बी सेम। इसका मतलब ये बात तो साबित हो गई कि यार प्रॉपर्टी 5 तो अप्लाई नहीं होने वाली। करेक्ट, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? प्रॉपर्टी 5 जहाँ पर हमने ये सीखा था कि रो और कॉलम अगर एडिशन में है तो हम उन्हें स्प्लिट कर सकते हैं, तो वी विल गेट एनी ब्रेक थ्रू। यार आई एम नॉट गेटिंग एनी ब्रेक थ्रू बेटा। करेक्ट, सो व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट बेटा, व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट? सभी लोगों को एटलीस्ट ये समझा कि प्रॉपर्टी 5 तो अप्लाई नहीं होगी? यस एवरीवन बेटा, एवरीवन, डू यू एग्री विद दिस? ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी 5 अप्लाई नहीं होने वाली, प्रॉपर्टी 7 भी अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा प्रॉपर्टी 7 अप्लाई? क्योंकि आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में ना डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हैं, ना डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हैं, तो वो भी नहीं होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो क्या थी कि भाई अगर रो कॉलम को इंटरचेंज करो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, उसका भी कुछ एप्लीकेशन नहीं। क्या कोई दो रो या दो कॉलम जो है वो इक्वल है? नहीं, तो वो भी नहीं लग सकती। प्रॉपर्टी नंबर 2, भाई अगर तुम डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस साइन आएगी, तो वो भी नहीं लग सकती। करेक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी हमने पढ़ी थी, भाई अगर डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वो भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं आपको लगभग 6 की 6 प्रॉपर्टीज बता चुका हूं जो नहीं लगने वाली है। मतलब आप समझ गए रहेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 6 वो अप्लाई होगी, राइट? और मैं हर बार ऐसे ही करूंगा। सी, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या अप्लाई नहीं होगा। ये एक्सरसाइज सबसे अलग है और ये 7 क्वेश्चन हमें बहुत ही आराम से सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज आपको उतने एक्सपर्टीज नहीं, आपके लिए ये चीज़ बहुत नई है, बहुत ज़्यादा न्यू है। सो हर एक सम के पीछे रीज़न हाउ टू सॉल्व दिस वो आपको समझना है। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। अब ये बता है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई करनी है, बट क्या क्या मैं किसी रो को मल्टीप्लाई करूंगा किसी से? कुछ नहीं मिलेगा। क्या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा? आई डोंट नो। हाँ, क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? यस, मैं बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ। तो मैं किसको ऐड करूँ? देखो 1 1 1 तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन हाँ किसी तरीके से, किसी तरीके से अगर मैं इन एलिमेंट्स को इसमें ऐड कर दूं, मतलब C2 और C3 को प्लस कर दूं, तो फिर हम सोच सकते हैं कि कुछ मिलेगा क्या। क्यों बेटा? कुछ ऑब्जर्व कीजिए जरा, कुछ ऑब्जर्व कीजिए। इधर A प्लस सी नहीं, इधर बी सी ए है तो बी है, ए बी है तो सी। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। यस, ये गड़बड़ है बेटा, इधर ये नहीं होना चाहिए, इधर ये बी होना चाहिए बेटा, तो सॉल्व होगा। यस, क्यों, मैं आपको बताता हूँ बेटा मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। करेक्ट, लेट मी टेल यू हाउ आई आइडेंटिफाइड दीज थिंग्स। देखो बेटा, क्वेश्चन में इधर बी है, इधर सी ए है, इधर सी है, इधर ए बी है, तो इधर ए सी है तो इधर बी होना चाहिए ना। हियर इट शुड बी बी। करेक्ट, नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बी होना चाहिए। तो इधर एक बार बी, एक सेकेंड, एक बार बी आ गया, एक बार सी आ गया। यस, एक बार ए आना चाहिए। सो यू ऑल्सो प्लीज मॉडिफाई द क्वेश्चन। मेरे को लगता नहीं है, इनफैक्ट आई एम श्योर
कि देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन बेटा, पक्का। आई एम सुप्रीमली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। इसमें जरूर कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में, एंड दिस शुड बी द अपडेटेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक जेनेरिक पैटर्न है, देखो सी प्लस ए है तो इधर बी है, इधर ए प्लस बी है तो सी है, तो इधर जरूर क्या होना चाहिए, ए अगर इधर है तो इधर बी प्लस सी होना चाहिए, ना कि सी प्लस ए। करेक्ट। तो प्लीज आप क्वेश्चन में चेंजेस कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन अप्लाई द ऑपरेशन ऑन C3 एंड दैट इज C2 प्लस C3, C2 प्लस C3, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 1 1 1 ए बी सी, C2 प्लस C3, तो क्या आएगा बेटा इधर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, a plus b plus c. Anybody having any doubts in adding the two columns? Anybody having any doubts? किसी को कोई डाउट बेटा? Anybody having any doubts बेटा? अभी फिर से खुद से पूछिए, करेक्ट। फिर से अगेन आप खुद से पूछेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में। पहले पहले भाई क्या हम रो, नहीं तो बेटा इधर तो 3 नंबर आ गए, तो 3 नंबर के लिए हमने प्रॉपर्टी 5 नहीं सीखी है। फिर खुद से पूछिए कि क्या डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट कुछ जीरो है क्या, तो नहीं बेटा। क्या हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी या निकालनी है आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज, नो। क्या कोई दो रोज या कॉलम इक्वल है क्या, नहीं। लेकिन क्या वो इक्वल हो सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। प्रॉपर्टी नंबर 2 इंटरचेंज करके नेगेटिव नहीं, करेक्ट, ना ही फोर्थ। तो अगेन सिक्स्थ, करेक्ट। हम किसी भी कॉलम या रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको याद होगा तो एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड विथ ए कांस्टेंट, या तो फिर एनी कॉलम कैन बी मल्टीप्लाइड विथ ए कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कांस्टेंट को कॉमन भी तो ले सकते हैं, करेक्ट। सो व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम टेकिंग a प्लस b प्लस c एज कॉमन। कहाँ से लेंगे कॉमन बेटा, कॉलम 3 से, फ्रॉम कॉलम 3, एंड सी यू विल रिसीव द रिजल्टेंट एज समथिंग ग्रेट। अगर आप a प्लस बी प्लस सी को बेटा कॉमन ले लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 1 ए बी सी, इधर भी क्या आएगा 1 1 1। कुछ याद आ रहा है? अभी ये स्टेप के बाद आप फिर से खुद से प्रॉपर्टीज के लिए सवाल पूछो। अगेन यू आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ ऑन प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा, क्या हमें सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स दिया है, नो। प्रॉपर्टी 7, क्या डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट जीरो है, नो। प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या हमें इंटरचेंज करने पे वैल्यू निकालनी है, नो। प्रॉपर्टी नंबर 3, क्या कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हैं क्या बेटा, यस यस। देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 अब अप्लाई हो रही है, करेक्ट। सो हियर टू रोज आर आइडेंटिकल, करेक्ट, सॉरी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप बोलेंगे d इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो। रीजन लिखना पड़ेगा, बाय प्रॉपर्टी 3, करेक्ट। आप पूरा लिखेंगे, आप पूरा प्रॉपर्टी लिखना, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा दैट C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो हमने सीखा है कि अगर कोई भी दो रो या कॉलम इक्वल आ जाए तो आंसर क्या आता है बेटा, जीरो। तो यहाँ पर मुझे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या मिलेगा बेटा, जीरो मिलेगा।
Anybody having any doubts in the first question, beta? Any doubts to anyone in the first question? I want everybody to answer. Any doubts to anyone, beta? Okay. So I would. So let us go for the second sum, beta. सो फर्स्ट सम का फर्स्ट बिट जो है वो हो चुका है हमारा. नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड बिट, बेटा. चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अभी. फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. सेकेंड क्वेश्चन दिस. चलो अगेन आई विल से लेट डी बी इक्वल टू 2 3 4 5 6 8. फिर दिया है 6x 9x 12x. अगेन विदाउट एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट हमें इसे सॉल्व करना है. तो लेट अस अगेन गो बाय द प्रॉपर्टीज. लेट अस अगेन गो बाय द प्रॉपर्टीज. सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1. क्या हमें वैल्यू निकालनी है? नहीं, हमें एवेल्युएट करना है. तो प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती थी बेटा? प्रॉपर्टी 1 सेज दैट कि अगर कोई भी दो रो को आप इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को तो वैल्यू में चेंज नहीं आता. प्रॉपर्टी नंबर 2. अगर आप इंटरचेंजिंग कर रहे हैं करेक्ट और वैल्यूज निकाल रहे हैं कोई भी दो रो या दो कॉलम तो ओनली माइनस साइन का फर्क आएगा. प्रॉपर्टी नंबर 3 कि क्या दो रो या दो कॉलम इक्वल हैं क्या? फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं दिख रहे हैं. ठीक है. प्रॉपर्टी नंबर 4. क्या ये किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है क्या? आई कांट से स्टिल नाउ. प्रॉपर्टी नंबर 5. करेक्ट. क्या ये एक्सप्रेस्ड है इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रोज और कॉलम्स? सो नो. प्रॉपर्टी नंबर 7. अगेन ना डायगोनल एलिमेंट ना डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है ना नीचे वाले. राइट. नाउ रिमेन्स ओनली लास्ट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 6. आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या ऐसा कोई रो या कॉलम है जिसको किसी से मल्टीप्लाई किया गया हो या कुछ ऐड वगैरह किया गया हो करेक्ट या सब्ट्रैक्ट किया हो. सो यू नीड टू थिंक ऑफ इट. आप देखिए गौर से देखिए कि एक ही ऐसा रो है जो आपको थोड़ा अलग दिख रहा है और आप सोचिए उसके साथ अगर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें करेक्ट कुछ ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करें प्रॉपर्टी 6 को ध्यान में रखते हुए भाई किसी से मल्टीप्लाई किया गया हो या हम लोग कुछ कॉमन वगैरह ले लें तो क्या हो सकता है? आदित्य आप गलत बोल रहे हैं. आप बोल रहे हैं कॉलम 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है. बेटा गलत. एक ही डिस्टिंक्ट जो है वो है रो. वो कॉलम तो है नहीं बेटा. तो आप अगर ये चीज रो के लिए बोले तो भी मैं मान लूं बट कॉलम के लिए तो बेटा मैं कभी नहीं मानूंगा. इट इज नॉट ट्रू फॉर कॉलम्स. ऑब्जर्व समथिंग. रो 3 को सभी लोग ऑब्जर्व कीजिए जरा. क्या मैं ये नहीं कह सकता दैट रो 3 में से मैं 3x अगर कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा? सो इफ आई टेक 3x कॉमन फ्रॉम रो 3
फ्रॉम रो 3, तो क्या मिलेगा? करेक्ट, अगर कॉमन ले लिया जाए, भाई 3x जो है मैंने कॉमन ले लिया। देखिए हो गया आपका सम सॉल्व। यस एवरीवन बेटा, 2 3 4, करेक्ट, देन 5 6 8 and then 2 3 4। ठीक है, नाउ you can easily apply property number 3। yes everyone beta, everyone, can you apply property number 3 now? Again you will say that determinant d 3x into 0, आपको लिखना पड़ेगा, आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है, राइट? by property 3, if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0। पूरा लिखना है हाँ आपको, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखूंगा, since row 1 and row 3 are identical, रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, तो आपको इसका भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिला बेटा? 0। सम नंबर 2, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? सम नंबर 2, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? सी आई एम गोइंग वेरी स्लो एंड स्टडी, क्योंकि ये सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 2? एवरीवन, किसी को कोई डाउट? Anybody having any doubts बेटा? श्योर, सुशील, कोई डाउट्स बेटा? सुशील, जय, आदित्य, ओके। तो अभी हम सम नंबर 3 पर जाते हैं बेटा, इधर ही कर देता हूँ सॉल्व में। सम नंबर 3, अगेन आई विल से लेट से डी बी दी डिटर्मिनेंट 2 3 5 7 8 9। अब जिन लोगों को टेबल्स आते हैं ना, वो इस सम को बहुत अच्छे से पहचान भी चुके होंगे अभी तक। यस यस, so Vidhi, we are not specifying that 3x is equal to 0. We are just specifying that once we take the common as 3x from the row 3, then the value what remains, that is making our determinant as 0. So 3x is not equal to 0, it is 3x into 0 that leads to 0. समझा विधि? हमें ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 मिला है बेटा, 3x इक्वल टू 0 नहीं है। ओके, थर्ड सम बेटा, थर्ड सम देखिए, अगेन आपके पास एक ही ऐसा कॉलम है जिसमें बहुत बड़े वैल्यूज हैं, और वैल्यूज बड़े तभी आते हैं जब कुछ चीजें मल्टीप्लाई की गई हो। तो सोचिए, जरा सोचिए कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। थिंक ओवर इट, कुछ ऐड करना, कुछ सब्ट्रैक्ट करना, कुछ मल्टीप्लाई करना। देखिए ना उधर, ओके 2 से आप, अच्छा चलो मैं आपको हिंट देता हूँ बेटा। 2 से अगर आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे या ऐड करोगे, तो क्या आपको ऑड नंबर मिलेगा क्या? 65। इनफैक्ट अगर आपने बेसिक्स आपको याद होगा, तो 2 से अगर आप किसी ऑड नंबर को भी मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको इवन नंबर मिलता है, अगर आपको याद होगा तो बचपन में।
2 से आप ऑड नंबर मल्टीप्लाई करो ना, 2 से आप 3 मल्टीप्लाई करो, 2 से आप 5 मल्टीप्लाई करो, 2 से 7 मल्टीप्लाई करो, तो इवन ऑड के भी आंसर्स हमें इवन मिलते हैं। तो 2 को तो छोड़ ही दो, मतलब वो पूरा कॉलम जो है वो गया। 7 और 65 में देखो क्या है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, नहीं, 5 से नहीं, 7 9 जार होता है बेटा 63, ठीक है, और मेरे को दिया है 65, कितने का फर्क हुआ बेटा, 7 9 जा होता है 63, हमें दिया है 65, कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का। अब क्योंकि 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया है, जरा 8 को मल्टीप्लाई करो बेटा, 8 को मल्टीप्लाई करो 9 से, 8 9 जार कितना आता है बेटा, 8 9 जार 72, कितने का डिफरेंस है, 3 का। ठीक है, तो पहले में मिला 2 का डिफरेंस, दूसरे में मिला 3 का डिफरेंस, राइट। अब अगर तीसरे में 5 का डिफरेंस मिल गया तो फिर हमारे लिए बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी। 9 9 जार आएगा 81, ठीक है, 86 माइनस 81 विल बी 5। तो यस, हमें एक रिलेशनशिप मिल चुका है करेक्ट, जिसके जरिए हम इस सम को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से मैं देखिएगा, ऑपरेशन क्या करने वाला हूं। ऑपरेशन होगा अप्लाई C3 पर, क्योंकि कॉलम 3 में सबसे मेजर चीजें दी गई हैं। और वो क्या होगा कि भाई कॉलम 2 जो है, कॉलम 3 जो है, उसको आप माइनस कर दीजिए 9 टाइम्स कॉलम 2 से। क्यों, जब मैं डिफरेंस देखा तो मुझे 2 3 5 मिला, तो इधर भी 2 3 5 है। तो ये मैं आपको रफली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, इसे एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। तो कॉलम 3 का पहला एलिमेंट क्या है बेटा, 65, 65 माइनस 9 इंटू 7 कितना आ रहा है बेटा, 2। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, 75, 75 माइनस 9 इंटू 8 कितना आ रहा है बेटा, 3। फिर है 86, 86 माइनस 9 इंटू 9 कितना मिल रहा है बेटा आपको, 5। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमने बैकग्राउंड में ऑब्जर्व की, जिसके वजह से वी आर एबल टू गो हेड फॉर दी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में नहीं दिखानी है। तो जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एग्जाम में सिर्फ क्या आएगा, 2 3 5 7 8 9, ये आप लिखेंगे। उसके बाद दो कॉलम चेंज्ड है, ये भी आएगा 2 3 5। सो अगेन यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 3। यस और नो, पूजा प्रॉपर्टी 3 ना दो कॉलम सेम आ गए ना बेटा, करेक्ट। तो आप क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, रीजन बीन C1 and C3 are identical, C1 and C3 are identical। ठीक है, सो ये जो है ना, प्लीज आप बॉक्स में ही रखिएगा, बाकी ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा इन सम नंबर 3? तो आपके तीनों ही सम्स हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? So the next question we are going to work on it is sixth, and for that you will try these sums. Sum number 1 आपके पास 4 मिनट है, जल्दी से सोचिए कि क्या कुछ हमें रिलेशंस मिल सकते हैं क्या आपस में, और क्या कुछ हमें आइडेंटिकल मिलेगा क्या। सिक्स्थ का फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपको सोचना है बेटा, क्विक बेटा, यू हैव 4 मिनट्स, एग्जैक्टली एट 8:46 I will help you out. Let us continue with the next set of sums beta. Sum number 6. सीए बन जाओगे ना आदित्य, तो उस टाइम पे थोड़ा
ऐसे लैंग्वेजेस यूज नहीं करना अपने सर्स के साथ, ठीक है। आपका मतलब बहुत ही सिंपल रहेगा क्योंकि आप छोटे हैं अभी, तो आई विल अंडरस्टैंड बट अदर सर्स मे नॉट अंडरस्टैंड दैट, they may take these statements in some different way, correct? It's just that I'm just giving you a suggestion. So let us go ahead for sum number 6, first part. What it's given to us is without expanding determinants find the values of, ठीक है। अब ध्यान से बेटा, पहले तो हम कहेंगे let से d be equal to बेटा 10, 57, 107, ठीक है। फिर दिया है 12, 64, 124। तीसरा आपको दिया है 15, देन 78 एंड देन 153। अब देखिए हम इस सम को कैसे सॉल्व कर सकते थे जिन लोगों को नहीं आया। तो अगर आपके सामने ये 3 रोज हैं या 3 कॉलम्स हैं, तो कौन से दो आपको क्लोज दिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज, दैट इज नथिंग बट C2 एंड C3 बेटा, ठीक है। अगर आप इन तीनों कॉलम्स को स्टडी करें और समझें, करेक्ट, सो यू कैन इजीली ऑब्जर्व, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी वैल्यूज you may find that C2 and C3 may be related। उसके बाद जिनके नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं, जिनकी टेबल्स बहुत स्ट्रांग हैं, वो इजीली समझ गए होंगे। देखिए 107 माइनस 57 उन्हें मिलेगा 50, 124 माइनस 64 उन्हें मिल रहा है 60। तो ऊपर मिला 50 फिर मिला 60, 153 माइनस 78 इधर मिला 75, और इधर है 10, 12, 15, correct? So they can easily understand that there is, by some or the other way, a multiple of 5 present। So let us go step by step। तो पहला जो ऑपरेशन किधर होगा वो डिसाइड करना है, राइट। ऑपरेशन होगा बेटा C3 पर। और क्या ऑपरेशन होगा, आप C3 में से C2 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट D क्या मिलेगा बेटा आपको, ये मिलेगा 10, 12, 15, ठीक है बेटा। C2 सेम रहेगा 57, 64, 78। अब ध्यान से जो कॉलम में चेंजेस आएंगे वो ज़रा लिख लें। इधर आपको मिलेगा 50, इधर मिलेगा 60, इधर मिलेगा 75। So now if you observe this carefully beta, can we find certain relation? अगर मैं इस कॉलम में से 5 को कॉमन ले लूं तो मुझे 1 और थर्ड कॉलम जो है वो सेम मिल जाएगा, ठीक है। सो if I am taking 5 as common, if I am taking 5 as common from column 3, तो मुझे क्या मिलेगा, D will be equal to 5 मैंने कॉमन ले लिया, ये इधर है 10, 12, 15, 57, 64, 78। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10, 12, 15। और इसके बाद तो आपका रूटीन वर्क, राइट। व्हाट इज अवर रूटीन वर्क, अगेन द 2 कॉलम्स आर सेम, और अगर 2 कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है, 0। सो 5 इंटू वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। तो आप लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 3, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा
0। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? आदित्य बेटा, जो आपने मेथड बोला है आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो सिक्स्थ का फर्स्ट बिट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? सिक्स्थ के फर्स्ट बिट में किसी को कोई डाउट बेटा? सुशील, जय, विधि, महक, दीपक, दिशा, दृष्टि, एकता, ज्योति, कशिश, कृष्णा, सागर, विनायका। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या रिलेशन मिलता है। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट रिलेशन यू आर गेटिंग, प्लीज देखिए। दो कॉलम वन और कॉलम टू जो है ना बेटा, वही दो बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो उनके बीच में ही आप कुछ सोचिए बेटा। जैसे कि देखो 2014 2017 तीन का डिफरेंस है बेटा, 2020 23 फिर तीन का डिफरेंस है बेटा, फिर 23 26 फिर तीन का डिफरेंस है। ठीक है, तो आप कुछ ऑब्जर्व कीजिए, 1 1 1 है इधर, 3 3 3 आ रहा है, तो आई थिंक यू शुड गेट द आंसर, नो यू मस्ट रादर गेट द आंसर फॉर दिस। करेक्ट, आपको बिल्कुल इसका आंसर जो है मिलना चाहिए। लेट अस सी सेकंड बेटा, सिक्स्थ का सेकंड, तो अगेन आई विल से लेट डी बी इक्वल टू 2014 2017 and 1, 2020 2023 and 1, 2023 2026 and 1। ठीक है, तो वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन माइंड दी वैल्यूज बेटा, मुझे लगा हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन देखना चाहिए, और हमने वही किया बेटा। करेक्ट, हमने क्या किया, C2 C2 पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, और वो भी C2 में से मैं C1 को माइनस करूंगा। अब बेटा क्योंकि ऑपरेशन जो है वो C2 पर होगा, तो मैं C1 एंड एज वेल एज C3 को बेटा मैं सेम रखूंगा। ठीक है, तो अब जो चेंजेस आएंगे वो इधर आएंगे, इधर क्या मिलेगा, 3 3 3। करेक्ट, अब आप खुद देख सकते, नहीं 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 नहीं, रितिका जी आप जो कह रही हैं कि C2 माइनस C1 करने से दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाएंगी, नहीं बेटा, आइडेंटिकल नहीं है। हाँ, आइडेंटिकल बना जरूर सकते हैं आप। ये सुनो बेटा, आप आइडेंटिकल बना जरूर सकते हैं बाय टेकिंग 3 कॉमन। तो आप क्या बोलेंगे, टेकिंग 3 एज कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 बेटा। ठीक है, फ्रॉम कॉलम 2, तो आपको क्या मिलेगा, D इज इक्वल टू 2014 2020 2023। ठीक है, फिर इधर आपको वैल्यूज आएंगी 1 1 1, इधर आपको वैल्यूज आएंगी 1 1 1। तो आई हैव टेकन 3 कॉमन बेटा। ठीक है, तो D आपको मिलेगा 3 इंटू 0। अगेन आप लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 3, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल बेटा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 0। सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा इन दीज टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, anybody having any doubts? Okay, okay, I will request विधि कि आप एक बार है ना फिर से ट्राई कीजिए।
करेक्ट, प्रॉपर्टी को समझने में फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बताइए। ओके, सुशील जी का एक और, सुशील जी जो सेकंड ऑपरेंट है ना बेटा आपका, उधर आप सिर्फ कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते बेटा, जैसे आपने लिखा है ना +3, नहीं, उधर कोई कॉलम जरूर होना चाहिए। करेक्ट, आप किसी भी रो में डायरेक्टली किसी कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते। करेक्ट, आप समझ रहे हैं, आपका मतलब मैं समझा बेटा। आप ये कह रहे हैं सर क्या हम सिर्फ कॉलम 1 को 3 से ऐड कर दें क्या, राइट? आपका मतलब यही है ना सुशील बेटा, यस और नो? करेक्ट। तो सुशील हमने ऐसा एक भी ऑपरेशन कभी नहीं पढ़ा कि हम किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से ऐड कर पाए, तो नहीं। अगर आप ऐसे कहते हैं जैसे कि कहा है आपने, C1 पे ऑपरेशन करें C1 + 3, नहीं, जब तक आपके पास यहाँ पर और कोई कॉलम नहीं अवेलेबल है आप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। यू कैनॉट ऐड, यू कैनॉट सब्ट्रैक्ट any constant directly. ओके, इज इट ओके सुशील? ये विधि का एक डाउट है, मैं चाहूंगा कि वो मैं कवर कर लूं। ओके बेटा, विधि वो नोटेशंस हैं बेटा, वो मैंने आपको इसलिए नंबर्स के थ्रू समझा है। जैसे कि आप इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए विधि, इसमें आपके पास 3 रोज हैं, तो अगर मुझे रो 1 को इंटरचेंज करना है रो 2 से, तो इन जनरल उसे कैसे लिखा जाता है, RI इज इंटरचेंज टू RJ, मतलब दोनों अलग अलग नंबर है ना बेटा। करेक्ट, तो I मतलब ith रो, jth मतलब jth रो। करेक्ट, सो दिस इज द नोटेशन, करेक्ट, वाया विच यू रिप्रेजेंट दैट वी कैन इंटरचेंज द 2 रोज, या तो फिर जैसे ये वाला नोटेशन है आपका CI इंटरचेंज टू CJ। अभी आप बोलेंगे सर फिर व्हाई नॉट दे आर सेइंग CI इंटरचेंज टू CI, अरे बेटा सेम कॉलम को मैं थोड़ी उससे खुद से इंटरचेंज करूंगा। अगर आपको याद होगा तो ये चीज नहीं होती, ये मैंने कल भी बताया है, ठीक है? तो दीज आर जस्ट दी नोटेशंस बेटा, करेक्ट, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि कैसे आप रो और कॉलम पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? एनी अदर डाउट्स बेटा? सर ये करस्पॉन्डेंस की साइन भी है ना बेटा, उसका यहाँ पर किसी से लेना देना नहीं है। यहाँ पर वी आर टेकिंग दिस एज दी इंटरचेंज। अगर आप देखेंगे तो इस साइन के बहुत मीनिंग निकलते हैं। इसी साइन का एक और मीनिंग निकलता है डबल इम्प्लीकेशन। इसी साइन का एक और मीनिंग निकलता है इफ एंड ओनली इफ, correct? So in this context if I talk to you with respect to determinants, so it is known to be interchange beta, ठीक है आदित्य? Okay, so I would request Ekta to please take the screenshot. आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आज जो हमने सम्स किए हैं वो आप ट्राई करें, और अगर आपको मतलब डर लगे तो ट्राई नहीं करना, बट आप स्ट्रांग हैं इनफ कि नहीं यार मेरे को 1-2 बार में आंसर अगर नहीं भी आया स्टिल इट इज ओके, तो आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई, बट हाँ, बट यू कैन ऑलवेज keep in mind कि yes there are chances that I may not get the answer in first, second or third attempt, correct, but yes you can surely try fifth and क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है? आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको ये बिल्कुल सॉल्व करवाऊंगा। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ट्राई करना है तो, ठीक है, एल्स देयर इज नो नीड। जो सम्स हमने आज 5 सम्स किए हैं वही 5 सम्स आप ट्राई करेंगे, ठीक है? So we will stop here. See you all in the next lecture. We will move ahead with the determinants. Okay, beta. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.